जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक फर्टिलाइजर वाली कंपनी के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है और साथ ही यहाँ पर बात होने वाली है, अभी इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा था। लोगों को एक उम्मीद थी कि अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा और अटैक होने के बाद कुछ सीज फायर देखने को मिल सकता है या कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन अचानक ही अमेरिका जो बोल रहा था, नहीं अभी तो हम 2 सप्ताह लेंगे, कुछ सोचेंगे विचारेंगे कि ईरान पर क्या किया जाए। ईरान पर अटैक कर दिया है, बहुत ही बड़ा अटैक किया है न्यूक्लियर साइट पर, बहुत बड़ा अटैक। मतलब कि ये मान सकते हैं कि जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट बना हुआ था, न्यूक्लियर प्लांट पहाड़ के नीचे की साइड में लगभग बहुत ज़्यादा नीचे, आप बोलेंगे कि 80 मीटर भी, 80 मीटर से ज़्यादा की बात करें नीचे की साइड में था। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में था। ये मान के चल सकते हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से किसी तरह का कोई अटैक होता है, किसी तरह का कोई भी अटैक होता है, तो उससे बचने के लिए लोग नीचे की साइड में जगह बना लेते हैं। ठीक है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो बम के समय में। खासकर इजराइल की बात करें या फिर और दूसरे कंट्रीज़ की बात करें जो लगातार लड़ाई से जूझ रहे हैं, वो लोग पहले से ही इस तरह की प्रिपरेशन करके रखते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए कि अभी इस समय जो अटैक किया गया है उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, विचार बनाना है आपको। हो भी सकता है आगे कुछ नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ईरान की अमेरिका की डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री, वो भी 3 साइट पर लगातार यहाँ पर अटैक। ठीक है, और ये सुबह 4:15 या 4:30 की बात है, आज संडे सुबह 4 बजे की, 4:30 बजे की बात है। ठीक है, जहाँ पर ज़बरदस्त अटैक किया गया है, क्योंकि संडे को अटैक किया गया है। एक्शन कब देखने को मिलेगा इसका, कि क्या असर देखने को, देखिए मार्केट के अंदर यही सारी चीज़ें हैं जो न्यूज़ आज आई है। ठीक है, उसका कल असर देखने को मिल सकता है। अब इस चीज़ पर आपको अनुमान लगाना है कि अभी डायरेक्ट एंट्री नहीं थी, हथियार दे रहा था अमेरिका, लेकिन अब तो डायरेक्टली उसका फाइटर जेट जाता है। उसका फाइटर जेट जाता है, कहाँ पर जाता है, ईरान के अंदर, और ईरान के अंदर जाने के बाद सीधा क्या कर देता है, न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर देता है जी। इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों? इसका इम्पैक्ट ये देखने को मिल सकता है, यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है हमास, हुतीस, हिजबुल्ला, फिर कोई दूसरा कंट्रीज यहाँ पर डायरेक्ट आ सकता है। किसके साथ? ईरान के साथ यहाँ पर आ सकता है। तो ये युद्ध बड़ा शेप ले सकता है, बहुत एक्सटेंड हो सकता है, एस्केलेशन ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फोकस ज़्यादातर इजराइल का, ईरान का सिर्फ किस पर है, न्यूक्लियर साइट्स पर, न्यूक्लियर साइट्स पर है। और उन्होंने जो बड़ा काम करना था, जो साइंटिस्ट वगैरह होते थे, ठीक है, उनका काम तमाम कर दिया पहले से ही। ठीक है, और साथ ही बात करें जो बड़े डिफेंस के अधिकारी होते थे, उनका भी काम तमाम कर दिया। तो इजराइल ने बड़ा काम कर दिया यहाँ पर, जो बड़ा धक्का लगा है किसको, ईरान को। ईरान इसका लगातार बदला ले रहा है, वो भी लगातार मिसाइल छोड़ रहा है और बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है किसको, ईरान को, इजराइल को। लेकिन ईरान जब यहाँ पर लगातार कोई मिसाइल छोड़ता है, तो उसके बीच में आप देखेंगे कि डिफेंस सिस्टम अमेरिका के भी होते हैं जो उसको वहाँ पर रोकते हैं, और साथ ही इजराइल के भी अपने 3 लेयर सिस्टम्स जो बना के रखा हुआ है डिफेंस सिस्टम, वो रोकते हैं। तो कुछ मिसाइल जाके गिरती हैं, लेकिन कमाल की बात यह कि इतनी मिसाइल इतने बड़े सिस्टम को भेद के वहाँ तक पहुँच जाती है। तो समझिए कि ईरान भी कम नहीं है। जब दोनों ही कम नहीं हैं, तो अब ये युद्ध यहाँ पर अगर बड़ा हो जाता है, जिस तरीके से हुतीस ने बोला कि हम अमेरिका के ट्रांसपोर्ट इधर से उधर जो सामान जाएगा उसमें बहुत दिक्कत पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि एक लॉजिस्टिक के अंदर बड़ी दिक्कत आ जाती है। देखिए, मैं जो आपको बताने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें आप। ठीक है, इस युद्ध से क्या होता है, इन्फ्लेशन को खतरा रहता है कि सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर पहुँच नहीं पाता। ईरान के अंदर भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें, दोनों देशों के अंदर अगर सामान पहुंचेगा तो समझिए किस तरीके से पहुंचेगा, बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो ईरान के अंदर भी इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, क्रूड के प्राइस बढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है जो इस समय अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए एक क्या रहता है कि हर कंट्री के पास एक परमाणु बम, ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास है, पाकिस्तान के पास ही परमाणु बम है। अब देखिए, अमेरिका पाकिस्तान को कुछ नहीं बोलता है, उसको क्या बोल रहा है कि ठीक है आप एक काम करो, बड़ा गिफ्ट दिया है किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। किसको दिया है? आसिफ मुनीर को। ठीक है, उनको बैठाया और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, जिन्होंने
जिसने हमला कराया था किस पर? इंडिया पर। पहलगाम का हमला कराने में मुनीर का ही हाथ है और वो सीधा सीधा अमेरिका जाकर पहुंच गया और अपनी ताकत दिखा रहा है। और इस समय डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि क्रिप्टो का जितना भी मेरा बिजनेस है वो सारा आपको देखना है। समझ में बात आ रही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाल खेली जा रही है, किस तरीके से सारी चीज़ें की जा रही हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि अमेरिका इस युद्ध को बंद कराने के फेवर में है या आगे बढ़ाने के फेवर में है। रसिया यूक्रेन का जो लड़ाई इतने दिन तक चली है उसके पीछे कौन है? ठीक है, तो ये बहुत बड़े पॉइंट्स हैं जो कि आपको सोचने चाहिए कि अमेरिका ग्लोबली क्या दिक्कत पैदा कर रहा है, वर्ल्ड वार 3 की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि वो पहले से ही मजबूत है। अमेरिका के पास वो हथियार हैं जो दूसरे देशों के पास नहीं है। अब ये वाला भी अगर देखें तो इजराइल के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहाड़ के बीच में, पहाड़ों के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर सबसे पहले मिसाइल गिरती है, उसको ड्रिल करती हुई नीचे तक जाती है, तब ब्लास्ट होता है। देखिए टेक्नोलॉजी देखिए किस तरीके की है। ठीक है, अब क्योंकि पहले से ही ईरान ने शायद वहाँ से सारा जो भी यूरेनियम वगैरह, जो भी न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो भी मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है उसको क्या कर लिया होगा, पहले ही से ही हटा दिया गया होगा, क्योंकि लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, रेडिएशन का खतरा पैदा हो सकता है, और रेडिएशन के खतरा पैदा होने से 20 किलोमीटर तक बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ठीक है, पूरे एटमॉस्फेयर पर इस चीज़ का असर पड़ता है, और हवा चलती है तो आसपास के देशों पर भी इस चीज़ का असर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ये युद्ध आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका ने डायरेक्ट एंट्री मारी है। तो ईरान यहाँ पर शांत रहने वाला तो नहीं है, समझिए पहले ना, समझिए पहले। लड़ाई इजराइल ईरान की ही चल रही है। ठीक है, तो दोनों लड़ाई करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर एक कंट्री डायरेक्ट, अगर साथ में 2 कंट्री आ गए, अभी तक ईरान की साइड में हुतीज है, डायरेक्टली कोई देश नहीं आया डायरेक्टली। अगर कोई देश अब आता है तो ये युद्ध बड़ा हो सकता है। एक देश के 2 देश होंगे, फिर 3 देश, 4 देश, इस तरीके से बढ़ सकता है। क्या आपको लगता है, आप ये भी अनुमान थोड़ा सा लगाइए, जो हालत इस समय हमास की हुई है, यूक्रेन की हुई है, जो लड़ाई ज़्यादा इतनी बढ़ रही है, क्या कोई किसी कंट्री के साथ आ सकता है ऐसी सिचुएशन को देखने के बाद? क्या ये युद्ध रोका नहीं जा सकता था? रोका जा सकता था, लेकिन इस युद्ध को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। इस युद्ध को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब ये कहाँ पर रुकेगा, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपके सामने है। देखिए, तो आज जो हुआ है वो बड़ा एक गलत हुआ है। अगर ये यहीं पर रुक जाता है तो बात एक अच्छी रहेगी। अगर ईरान भी सोच ले कि हाँ न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हुआ है, बस चलिए छोड़िए, अब जो हो गया हो गया, अब आगे कुछ ना हो, बात यहाँ पर हो गई, तो ठीक है, मार्केट फिर दोबारा से अच्छी खासी तेज़ी दिखा देगा। लेकिन ये बात जो डायरेक्ट अभी अटैक हुआ है, ये एक प्रकार से देखें तो मार्केट के लिए एक निगेटिव ही चीज़ है, क्योंकि अमेरिका ने डायरेक्ट एंट्री मारी है अपने फाइटर जेट के द्वारा। दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पर पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, यहाँ पर शेयर का नाम है, 165 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर नीचे की साइड में अगर 6 महीने पहले भी देखेंगे तो काफ़ी नीचे की साइड में होता था, ऊपर से तेज़ी दिखाई दी इसने, 126 रुपये से गिरते गिरते पहुँच गया 88 रुपये, क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर गिरावट थी, इसके अंदर भी गिरावट हुई। ठीक है, और नीचे की साइड से इसने जो रिटर्न बना के दिए, सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, 100% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। ठीक है, तो क्या है, शेयर यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, ये आपको अनुमान लगाना है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस शेयर को बिल्कुल नीचे से कवर किया, आपको दिखाया गया था कि देखिए इस शेयर के अंदर पोटेंशियल पैसा आपको बना के दे सकता है, और ये 30 रुपये से ये शेयर यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, तो आगे आप थोड़ा सा इसके अंदर अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि धीरे धीरे ऊपर की साइड में ही जा रहा है। फर्टिलाइजर की डिमांड भी लगातार आप देख रहे हैं कि खेती को फर्टिलाइजर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। खेती क्या बिना फर्टिलाइजर के हो सकती है? मुझे तो लगता नहीं है हो सकती है। फर्टिलाइजर की डिमांड लगातार बढ़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा फसल चाहिए, और ज़्यादा फसल चाहिए, और ये एकदम इंस्टेंट इनका रिजल्ट रहता है फर्टिलाइज़र का, तो इसको हर कोई इस्तेमाल ज़्यादातर करता है। आप किसी किसान से मिलिए, अगर देखिए फर्टिलाइज़र वाली कंपनी के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं, तो मैं आपसे फिर कहूँगा किसी किसान से जाके बात कीजिए, मिलिए और उनसे पूछिए कि क्या आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सीधा जो खाद होता है, जिसको देसी खाद बोलते हैं, जो कि काऊ डंग से भी बनाया जाता है, क्या उसका इस्तेमाल किया जाता है, या हरी ग्रीन फर्टिलाइज़र जो होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको कहेंगे कि डायरेक्टली हम तो ले लेते हैं जाके, कहाँ से, दुकान से ख़रीद के ले आते हैं फर्टिलाइज़र और उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर किसान आपको ये बात कहते हुए नजर आएंगे।
फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं 165 रुपये का भाव यहाँ पर है। और खेती के अंदर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता ही रहता है और खाने पीने की चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कभी बंद होने वाली नहीं है, उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि अच्छा बेनिफिट इस कंपनी को देखने को मिल जाए। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप, आगे और बढ़ जाए। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड की, तो मार्च क्वार्टर देख सकते हैं 1 साल पहले इस कंपनी का 2,243 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,300 करोड़, उसके बाद 3,800 करोड़, 4,100 करोड़, उसके बाद देखें 3,400 करोड़। आप कहेंगे कि रेवेन्यू गिर गया। देखिए बढ़ता रहता है, घटता रहता है, जिस जिस फसल के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजर की उस समय बढ़ जाता है। फिलहाल देखेंगे इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा निकला, 347 करोड़ का, उससे पहले 336 था, 425, उससे पहले 146 करोड़, उससे पहले 148 करोड़। तो इस कंपनी के अंदर जो तेज़ी बनने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका बड़ा ही शानदार था, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर प्रॉफिट भी शानदार निकला है 160 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 करोड़ ज़्यादा है। उससे पहले 228 करोड़ था, उससे पहले 5 करोड़। लेकिन एक साल के अकॉर्डिंग अगर देखें, जो 22 करोड़ और 5 करोड़ जो दिखाई दे रहा था वो कन्वर्ट हुआ है अच्छी नेट प्रॉफिट के अंदर। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी के अंदर मैं आपको एक पॉइंट आपको दिखा देता हूं जो कि आपको दिल खुश कर देगा, कि एफआईएस की होल्डिंग इस कंपनी के अंदर 2% से भी कम की थी। कितनी थी? यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.63% की हिस्सेदारी थी एफआईएस की, बढ़कर 1.90% हो गई, 2% हो गई, 5% हो गई और 7% तक पहुँच गई। ठीक है, इसी तरह से डीआई देख सकते हैं 24%। ठीक है, तो लगातार यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है, किसके अंदर? एफआईएस की होल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको होनी चाहिए कंपनी के बारे में, अगर किसी कंपनी को आप खरीद रहे हैं तब। धन्यवाद।